हुई थी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद में आज पेश होगा 2016-17 का रेल बजट। सुरेश प्रभु ने कहा, रेल और देश दोनों के हित में होगा बजट। लोगों को सुरक्षा और सुविधाओं में बेहतरी की उम्मीद। राज्यसभा में जेएनयू और रोहित वेमुला मसले पर होगी चर्चा। गतिरोध की वजह से कल नहीं हो पाई थी बहस। 3 दिन की पुलिस हिरासत में उमर खालिद और अनिर्बन। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कालिकोपोल आज हासिल करेंगे विश्वास मत। समर्थन में आए कांग्रेस के 8 और विधायक। नए स्पीकर का भी होगा चुनाव। हरियाणा के जाट आंदोलन में कुल 28 लोगों की मौत। हिंसा तोड़फोड़ के 500 से ज्यादा केस दर्ज। 127 लोगों की गिरफ्तारी। डीजीपी ने बलात्कार की खबरों को बताया गलत। कार्ड और डिजिटल भुगतान पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। तय सीमा से ज्यादा भुगतान के लिए डिजिटल पेमेंट जरूरी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज 2016-17 का रेल बजट पेश करेंगे। रेल मंत्री का दावा है कि इस बजट में रेल और देश दोनों का हित दिखाई देगा। इस समय रेलवे के सामने चुनौतियां कई हैं और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा। इस बार रेल बजट पर पूरे देश की निगाहें हैं। जल्द ही पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में रेल सुविधाओं के विस्तार का काफी दबाव है। इन चुनौतियों को देखते हुए किराया और माल भाड़ा बढ़ने के आसार हैं। छोटे डिब्बों में जिनमें जनसामान्य बैठता है उसमें भेड़ बकरियों जैसे भर जाते हैं। वातानुकूलित में एक जाता है। तो जनता को सुविधा मिलना चाहिए ना, डब्बे बढ़ाए जाएं और क्या, यही चाहते हैं। पर जिस तरह ये किराए बढ़ा रहे हैं ट्रेन के यात्रा के, उसी तरह सुविधाएं भी होनी चाहिए। सुविधाएं कम हैं, ये खाली किराए बढ़ रहे हैं, सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। डीजल की कीमतें घटने से रेलवे को राहत मिली है, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में रेलवे पर 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना बोझ आ रहा है। यात्री सेवाओं पर घाटा करीब 30,000 करोड़ रुपए का होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने रेलवे को राहत देने से इनकार कर दिया है। क्षमता विस्तार पर ध्यान देकर ही रेलवे इन चुनौतियों से निपट सकता है। रेलवे में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना तो शौचालय की सुविधाएं हैं, ना तो पास में हॉस्पिटल किट है, ना इसमें डॉक्टर हैं, ना इसमें पुलिस व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। आम यात्री परेशान हो रहे हैं। यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने, आधुनिकीकरण और सुरक्षा मद में रेलवे को भारी धन की आवश्यकता है। साथ ही चुनावी राज्यों के लिहाज से भी कुछ कदम उठाने होंगे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस समय रेल भवन से हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। अरविंद जी, हम जानते हैं कि बहुत बड़ी चुनौतियां इस समय रेलवे के सामने हैं। आज 2016-17 का बजट आने वाला है। कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी कम हुआ है। इन सब चुनौतियों के बीच किस तरह की उम्मीदें लगाई जाएं? देखिए प्रीति, निश्चित तौर पर देश भर के लोगों की निगाहें रेल बजट पर लगी हुई हैं, लेकिन सुरेश प्रभु को बहुत ही कारीगरी के साथ रेल बजट प्रस्तुत करना है, क्योंकि जो आज की चुनौती है रेल के सामने, उसमें आय जो है वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ रही है। जो पिछले बार रेलवे ने प्रोजेक्ट किया था कि जो है यात्री और माल भाड़े में जो बढ़ोतरी होगी उससे जो है करीब 7% से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, लेकिन 0.09% के आसपास जो है उनका, यानी 17,000 करोड़ के आसपास का शॉर्टफॉल है। तो इस तरह से जो है जो तुरंत जो है 7वें वेतन आयोग जो कि देना ही है रेलवे को, उसके लिए 32,000 करोड़ की व्यवस्था करनी है। यानी इन व्यवस्थाओं का मतलब ये होगा कि जो आधारभूत ढांचे के लिए जो एक परिकल्पना की गई थी उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा ध्यान चाह करके भी रेल मंत्री शायद नहीं दे पाएंगे। और अभी भी जो पिछले बार जो इन्होंने कोशिशें की है उससे आंतरिक सृजन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के बहुत कठिन चुनौतियों के बीच में आम मुसाफिरों को नई सुविधाएं देने की बात है। साथ ही साथ जो माल यातायात है जो कि लगातार जो है रेलवे से सड़कों की ओर जा रहा है, और हमारा जो माल भाड़ा है वो दुनिया के तमाम देशों की तुलना में अगर देखेंगे तो कोई बहुत कम नहीं है, ज़्यादा है। और इसीलिए
लोग जो है ज़्यादा माल भाड़े के नाते जो है रेल से रोड की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चुनौतियों के बीच में जो है रेल मंत्री को बहुत सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और जो उम्मीद की जा रही कि जो ये रेल बजट आ रहा है उसमें कई आधारभूत परियोजनाओं की तरफ जो है रेल मंत्री का ध्यान होगा। साथ ही साथ जो है सुरक्षा संरक्षा ये पहलू जो है इस पर भी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो रेल मंत्री पूरा कर पाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद जी। देखना होगा किस तरह का संतुलन आमदनी, खर्चों और तमाम चुनौतियों के बीच सुरेश प्रभु सामने लेकर आते हैं और बजट में क्या कुछ खास होता है। और सरकार अनारक्षित रेल टिकटों को लेकर अगले महीने से नया नियम भी लागू करने जा रही है। और इस नियम के तहत हम आपको बताएं 1 मार्च से अनारक्षित टिकट खरीदने के महज 3 घंटे बाद तक उस पर यात्रा वैध मानी जाएगी। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कल लोकसभा में कहा कि 199 किलोमीटर तक अनारक्षित टिकट कटाने के 3 घंटे के भीतर यात्रियों को ट्रेन पकड़नी होगी। हालांकि इस दरमियान अगर कोई ट्रेन रवाना नहीं होती है तो पहली गाड़ी तक के लिए टिकट को वैध माना जाएगा। इसके अलावा 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट की वापसी सुविधा भी खत्म करने की बात कही गई है। सिन्हा ने कहा कि मोबाइल फोन के जरिए पेपरलेस प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा इस समय 29 स्टेशनों पर उपलब्ध है। इसके अलावा संसद में आज के कामकाज की और बात करें तो राज्यसभा में आज जेएनयू और रोहित वेमुला के मसले पर चर्चा होगी। कल रोहित वेमुला आत्महत्या मामले को लेकर गतिरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। बीएसपी इस मामले में अलग से चर्चा कराने की मांग कर रही थी। गतिरोध के चलते कल बहस शुरू नहीं हो पाई। बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीएसपी सांसदों ने रोहित वेमुला के मुद्दे को लेकर सदन में अवरोध शुरू कर दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि रोहित वेमुला और जेएनयू मुद्दे पर सदन में अलग अलग बहस कराई जाए। ये दोनों मामले बहुत गंभीर हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन दोनों मुद्दों पर अलग अलग से चर्चा कराई जाए। भी आप चाहते हैं तो कल इस मामले को ले लें, हमें कोई तैयार, हम कोऑपरेट करेंगे आपको। हमें केवल सरकार से हमने यही जानना चाहा था कि जो इसके लिए न्यायिक जांच कमेटी बनी है तो उसमें एक दलित को रखना बहुत जरूरी है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बीएसपी सांसदों को भरोसा दिलाया कि देश के विश्वविद्यालयों के हालात पर चर्चा के दौरान उनके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आपकी जो मांगे आप रखना, मैं सुबह से सुन रही हूँ। मैं आपसे कहती हूँ अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। सरकार की ओर से बार बार चर्चा शुरू कराने के अनुरोध के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। किसी भी तरह की जो भी सवाल है उन सवालों का जवाब देंगे। अब अगर इस तरह से जो चर्चा है उस चर्चा को पूरी तरह से डिमोलिश करने की कोशिश होगी तो ये सर देश के लिए भी ठीक नहीं है। बाद में विपक्ष और सरकार इस मुद्दे पर गुरुवार को चर्चा के लिए सहमत हो गए, लेकिन बार बार अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही कई बार और फिर दिन भर के लिए स्थगित हो गई। House is adjourned till 11 AM on Thursday, the 25th February 2016. देश में विश्वविद्यालयों की स्थिति को लेकर जेडीयू और वाम दलों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विशाल दहिया के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय समेत देश की दूसरी संस्थाओं के मौजूदा हालात पर कल लोकसभा में चर्चा हुई। विपक्ष ने जेएनयू छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर चिंता जताते हुए शिक्षण संस्थानों में एक विचारधारा थोपने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष ने विरोधी दलों पर देश तोड़ने वाली ताकतों की मदद करने और माहौल खराब करने का आरोप लगाया। लोकसभा में जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय समेत देश के दूसरे संस्थाओं के मौजूदा हालात पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शिक्षण संस्थाओं में विचारधारा थोपने के आरोपों को खारिज किया और विश्वविद्यालयों में सरकार के दखल से इनकार किया। Handwritten suicide note was written which did not blame anybody and specifically stated that nobody is responsible for this act. Afzal Guru, they claim it as a nervous attempt by the Congress government
And this, Madam Speaker, is a notice given on the 10th of February 2016. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी निर्दोष छात्र को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी निर्दोष छात्र को पुलिस को परेशान करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी, किसी का हैरेसमेंट नहीं होने देंगे, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जेएनयू समेत उच्च शिक्षण संस्थाओं के हालात पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश में असहिष्णुता का माहौल है, विरोधी विचारों को कुचलने के प्रयास हो रहे हैं और एक विचारधारा लागू करने की कोशिश हो रही है। अगर कोई विचारधारा आप और मुझसे भिन्न हो तो उस विचारधारा को कुचला जाना चाहिए, यही इस सरकार की सोच है। ये वास्तविकता है कि दलित और अल्पसंख्यक छात्रों के विरुद्ध भेदभाव हमारे संस्थानों में हो रही है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के खिलाफ साजिश करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस और बीजेडी ने भी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई और पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष और तेज जांच पर जोर दिया। इस संबंध में पूरी जांच आपको करा लेना चाहिए और देर नहीं करना चाहिए, जल्दी जांच कर लेना चाहिए, क्या सही कितना गलत, और जो दोषी हैं उनको तो खैर माफ किया नहीं जा सकता। दूसरे विपक्षी दलों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और जेएनयू में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर चिंता जताई। विपक्षी सांसदों ने विश्वविद्यालयों में सरकार के दखल का विरोध किया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जेएनयू में कथित देशद्रोही नारे लगाने के आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वही आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका 29 फरवरी तक टाल दी गई है। जेएनयू में कथित देशद्रोह नारे का मामला हर रोज तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन दोनों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। बस 3 दिन की पीसी रिमांड मिली, जो मिली वही समझ लीजिए कि हमने मांगी तो ज्यादा थी, लेकिन जो उचित हुआ वो उन्होंने दिया। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 फरवरी को होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की जमानत का विरोध किया। पुलिस ने दावा किया कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं। पुलिस ने ये भी दलील दी कि इस मामले में तीनों आरोपियों से पूछताछ करनी जरूरी है। हमने ये बताया है कैसे कैसे ये ऑफेंस कमिट हुआ है और जो उसके रिलेवेंट एविडेंसेस थे वो भी हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। कोर्ट विल कंसिडर, और हमारी जो स्टेटस रिपोर्ट है दैट रन्स इनटू अराउंड 13 पेजेस। उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य ने मंगलवार को पुलिस के सामने सरेंडर किया था। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। प्रदर्शन में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया और देश विरोधी गतिविधियों का विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 6 राज्यों में राज्यसभा की 13 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होगा और इसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक इस संबंध में अधिसूचना 4 मार्च को जारी की जाएगी। इनमें 12 सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। वहीं नागालैंड की एकमात्र सीट भी अप्रैल में खाली हो रही है। इस सीट से सांसद खेकी होजिमुनी का पिछले साल नवंबर में निधन हो गया था। इसके बाद से ये सीट खाली है। खाली हो रही सीटों में फिलहाल 5 कांग्रेस, 3 सीपीएम और 2 बीजेपी और अकाली दल के पास हैं। जिन प्रमुख लोगों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार और पूर्व चुनाव आयुक्त एम.एस. गिल शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश की नई सरकार आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी। इस बीच कांग्रेस के 8 और विधायक मुख्यमंत्री कालिखो पुल के समर्थन में आ गए हैं। राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने आज से 27 फरवरी तक के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया है। पुल को कई महीने की राजनीतिक अस्थिरता के बाद 19 फरवरी को राज्य के 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। 8 विधायकों का समर्थन मिलने से पुल समर्थक विधायकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई, जिसमें कांग्रेस के 28, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या फिलहाल 58 है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 कांग्रेसी विधायकों ग्रेबियल डेनांग वांगसू और वांगलिन साविन के इस्तीफे के मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। नए स्पीकर का चुनाव भी आज ही होना है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो यह है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतरी हर छोटी बड़ी बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, मंजिल तक पहुंचते हुए। कलम के सफर का नया अंदाज, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए कलम गवाह है, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। हरियाणा के हालात धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। 10 दिन तक चले आंदोलन में कुल 28 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने हिंसा और तोड़फोड़ के 500 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। अब तक 127 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं राज्य के डीजीपी यशपाल सिंघल ने सोनीपत में 10 महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरों को कोरी अफवाह बताया है। इस बीच कांग्रेस ने राज्य में विधानसभा भंग करके नए सिरे से चुनाव की मांग की है। जाट आंदोलन की आंच धीमी पड़ने के बाद हरियाणा में हालात सुधरने लगे हैं। हिसार और हांसी से कर्फ्यू पूरी तरह हटा लिया गया है। रोहतक में पूरे दिन कर्फ्यू में ढील दी गई। भिवानी में ये छूट 4 घंटे की रही। सोनीपत में भी स्थिति शांत है। हालांकि तनाव वाले इलाकों में धारा 144 अब भी लागू है और सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं। आईजी रैंक का अधिकारी रिक्रूट किया। उन्होंने वहाँ पे जहाँ का इंसिडेंट बताते हैं वहाँ पे लोगों के बयान लिए, उनसे सबसे वेरिफिकेशन की और उन्होंने ये पाया कि इस प्रकार की घटना की ये सूचना सही नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सभी सड़कों और रेल पटरियों को खाली कर दिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आगजनी और लूटपाट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं हरियाणा के कई बीजेपी और जाट नेताओं ने संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू से दिल्ली में मुलाकात की। 3 दिन हो गए, आप देख रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबका हित इसी में है कि शांति बनी रहे। इस बीच कांग्रेस ने हरियाणा सरकार से तुरंत इस्तीफा लेकर नए चुनाव कराने की मांग की है। हरियाणा की सरकार को 5 मिनट भी सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हरियाणा की सरकार को तो भंग करके नए इलेक्शन में जाना चाहिए। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने राज्यपाल से मिलकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने आंदोलन के दौरान कांग्रेस और आईएनएलडी की भूमिका की जांच सीबीआई से कराने की मांग रखी। इस बीच हरियाणा पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी प्रोफेसर वीरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये एफआईआर एक ऑडियो क्लिप के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें उन पर कथित रूप से प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप लगा है। आईएनएलडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। रविंद्र सिंह चौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में आंदोलनों की वजह से होने वाले नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि मांगों को मनवाने के लिए देश को बंधक बनाना किसी भी तरह से जायज नहीं है और लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी गलत है। अदालत ने इसके लिए जिम्मेदार दल से नुकसान की वसूली पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें हार्दिक पटेल के मामले की सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने कहा कि ऐसी तोड़फोड़ की जवाबदेही तय करने के लिए वो दिशा निर्देश बनाएगी। गौरतलब है कि गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। इसके साथ हरियाणा में भी जाट आंदोलन में कई लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने क्रेडिट, डेबिट कार्ड और दूसरे डिजिटल भुगतानों पर लगने वाले सरचार्ज, सर्विस चार्ज और सुविधा शुल्क को हटा लिया है। इसके साथ ही एक निर्धारित सीमा से ज्यादा के भुगतान के लिए कार्ड या डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य बना दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कार्ड और डिजिटल माध्यमों से पेमेंट किए जाने से टैक्स चोरी रुकेगी। साथ ही सरकार की तरफ से किए जाने वाले भुगतान गलत जगहों पर नहीं जाएंगे और गैर नकदी संग्रह बढ़ेगा। कार्ड या वित्तीय भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को वित्तीय भुगतान सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे पेमेंट इकोसिस्टम नकद से हटकर गैर नकद मोड में चला जाएगा। सरकार के इस कदम से गैर नकदी ट्रांजैक्शन बढ़ेगा और काले धन की समस्या को काबू करने में मदद मिलेगी। गुजरात में अब कृषि योग्य जमीन को गैर कृषि योग्य जमीन में बदलने के लिए सरकार से बार बार इजाजत नहीं लेनी होगी। बुधवार को गुजरात विधानसभा ने भूमि राजस्व संशोधन बिल 2016 को पारित कर दिया। इस बिल के पारित होने से अब जमीन मालिकों को अपनी जमीन को गैर कृषि योग्य जमीन में बदलने के लिए सिर्फ एक बार अर्जी देकर इजाजत लेनी होगी। इस बिल से सबसे बड़ी सहूलियत उन लोगों को मिलेगी जो अपनी जमीन का इस्तेमाल जरूरतों के हिसाब से करते हैं। मसलन अगर कोई अपनी जमीन का इस्तेमाल बार बार बदलता है तो अब उसके लिए हर बार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस बिल का गुजरात कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस का मानना है कि रियल एस्टेट कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिहाज से यह कानून बनाया जा रहा है। मुंबई में 1993 के सीरियल बम धमाके के मामले में सजा काट चुके अभिनेता संजय दत्त आज यरवदा जेल से रिहा हो गए। मुंबई हमलों के दौरान गैर कानूनी रूप से हथियार रखने के आरोप में जेल में बंद संजय दत्त को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जो आज पूरी हो गई। इस बीच संजय दत्त का परिवार उनसे मिलने पुणे पहुंच चुका है और उनकी रिहाई को लेकर बॉलीवुड में भी खुशी की लहर है। हालांकि संजय दत्त की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। मुंबई हाईकोर्ट में उनकी रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की गई है और इस याचिका पर आज सुनवाई भी होगी। नेपाल में एक विमान हादसे में उसमें सवार सभी 23 लोगों की मौत हो गई। तारा एयरलाइंस के इस छोटे विमान ने पोखरा से जोमसोम के लिए बुधवार सुबह उड़ान भरी थी। विमान का मलबा मिल गया है। मरने वालों में 3 क्रू मेंबर और 20 यात्री थे। इनमें एक चीनी और एक कुवैत का नागरिक भी शामिल है। विमान का पोखरा से उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। अभी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। 7:50 में पोखराबाट उडेको जहाज 8 बजेदेखि टावरमा सम्बन्ध विच्छेद भएको हो। जब सम्बन्ध विच्छेदको खबर हामी कहाँ आइसकेपछि हामीले तारा डायनेस्टिक एयरसँग सहकार्य गर्दै भारत ने संयुक्त राष्ट्र को आतंकियों की नई सूची सौंपी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति को अल-कायदा, तालिबान और अन्य संगठनों से जुड़े पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के ऐसे 11 आतंकवादियों की एक नई सूची दी है जो देश में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी संगठनों और लोगों को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति से प्रतिबंधित कराने की लगातार कोशिशें कर रही है। हालांकि आतंकियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। सीरिया ने रूस को शांति वार्ता का पालन करने का भरोसा दिया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यकीन दिलाया है कि वो सीरिया में शांति बहाली के प्रयासों का समर्थन करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस मसले पर सऊदी अरब, ईरान और इजराइल के राष्ट्राध्यक्षों से भी टेलीफोन पर बात की। सीरिया में शांति बहाली को लेकर अमेरिका और रूस के बीच सहमति बन गई है। समझौते के मुताबिक 26 फरवरी की मध्यरात्रि से संघर्ष विराम लागू होगा। सीरिया में जारी संघर्ष में अब तक 2.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। बात क्रिकेट की। एशिया कप में भारतीय टीम ने धमाकेदार जीत के साथ शुरुआत की। ढाका में खेले गए मैच में भारत ने बांग्लादेश को 45 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए थे। इसमें रोहित शर्मा ने 83 और हार्दिक पांड्या के 31 रन का योगदान है। 167 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 20 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 121 रन ही बना सकी। बांग्लादेश की तरफ से शब्बीर रहमान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए।
भारत की तरफ से आशीष नेहरा ने 3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और रविचंद्रन अश्विन ने 1-1 विकेट लिया। रोहित शर्मा को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहली बार T20 फॉर्मेट में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में भारत का अगला मैच 27 फरवरी को पाकिस्तान के साथ होगा। और अब आखिर में हेडलाइंस। संसद में आज पेश होगा 2016-17 का रेल बजट। सुरेश प्रभु ने कहा, रेल और देश दोनों के हित में होगा बजट, लोगों को सुरक्षा और सुविधाओं में बेहतरी की उम्मीद। राज्यसभा में जेएनयू और रोहित वेमुला मसले पर होगी चर्चा। गतिरोध की वजह से कल नहीं हो पाई थी बहस। 3 दिन की पुलिस हिरासत में उमर खालिद और अनिर्बन। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कालिकोपोल आज हासिल करेंगे विश्वास मत। समर्थन में आए कांग्रेस के 8 और विधायक। नए स्पीकर का भी होगा चुनाव। हरियाणा के जाट आंदोलन में कुल 28 लोगों की मौत। हिंसा तोड़फोड़ के 500 से ज्यादा केस दर्ज। 127 लोगों की गिरफ्तारी। डीजीपी ने बलात्कार की खबरों को बताया गलत। और कार्ड और डिजिटल भुगतान पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। तय सीमा से ज्यादा भुगतान के लिए डिजिटल पेमेंट जरूरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार। सितारों की कहकशा है, यूं ही घूमते रहने का मजा ही कुछ और। हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम, ये प्रेम की बातें होती हैं। मेरा